जय श्री राम, जय गौ माता। भाई स्वागत है आपका इंडियन आर्मी के इस नए प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, जबकि ये आपका क्या है भाई, कंप्लीट पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है। जियोग्राफी और पॉलिटिकल क्या करवा दिए, कंप्लीट करवा दिए। इससे बाहर इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में एक भी सवाल नहीं बनेगा, एक भी। तो मेरा विश्वास करो भाई, और इस वीडियो को एंड तक देखना। बस एक काम करना, एंड तक देखना। और अभी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वह गया तो फिर तुम बाद में अपने आप कर दोगे, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा है। सबसे तगड़ी वीडियो होने वाली है। जैसे कल वाली वीडियो डाली थी, उस पे आप लोगों ने कमेंट किए भाई ऐसे ही वीडियो डालो, तो हैंड रिटन बना के लाया हूँ। मुझे लग गए इसको बनाने में 3 से 4 घंटे भाई। 3 से 4 घंटे में खुद लिख के बनाया है। हाथ सूज गया है पूरा, हाथ की कंडीशन ऐसी हो गई है, सूज गया है पूरा। लेकिन कोई बात नहीं है, अब करना है तो करना ही है। चलिए भाई शुरू करते हैं। एक ही गुजारिश करता हूँ भाई, शुरुआत कर रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना। 100% आपके एग्ज़ाम में अगर पॉलिटिकल और ज्योग्राफी में से सवाल आएगा ना, तो इसी में से बनेगा, ये मेरी गारंटी है पूरी। और इस वीडियो को प्यार दोगे तो मैं ऐसे ही स्टैटिक जीके की और इकोनॉमिक्स की भी 1 शॉट जल्दी लेके आऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो भारतीय सेनाओं थल, जल व नभ का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो थल, जल और नभ सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तीनों सेनाओं का? तो कौन होता है? वह भारत का राष्ट्रपति होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी भाई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो इसमें कौन थे भाई? अस्थायी अध्यक्ष थे। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसमें इसके बाद जब स्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को, स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुनाया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं मेरे भाई, मेरे लाडले भाई? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। किस भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो भाई, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? भाग 3 से। अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जब भी याद रखना, ये बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और अब की बार इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम के लिए ये वाली वीडियो रामबाण रहने वाली है। पॉलिटिकल और ज्योग्राफी में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। बोल दिया तो एक भी सवाल नहीं आएगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, जिसने कुछ भी पढ़ रखा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखना। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी उतनी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए याद रखना, न्यूनतम आयु कितनी है भाई? 35 वर्ष है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए पूछ ले तो कितनी है? प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए कितनी है न्यूनतम आयु? तो वो है आपकी 25 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब भी पूछे तो 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री पूछे तो 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी मैंने खुद लिखी है, तभी मुझे टाइम लगा है। एक बहुत तगड़ा कंटेंट बना के लाया हूँ आपके लिए। आप जब इस वीडियो को ख़त्म करोगे ना पूरा, तो आप बोलोगे भाई सच में मज़ा आ गया, आज तक पूरी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं देखी थी। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 साल होता है। लोकसभा को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई? लोकसभा को ही क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का भी देखा हमने कितना होता है? 5 साल होता है। तो ये तो आप सही कर दोगे। लेकिन अब वो क्या पूछेगा, राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? राज्यसभा को रखना राज्य से। अब राज्य क्या निम्न सदन में रहेगा? राज्य तो किस में रहेगा? उच्च सदन में रहेगा, उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट। आप लगाओगे 5 वर्ष, ऑप्शन में देखोगे 5 वर्ष, 5 वर्ष मारोगे, लेकिन तुक्का नहीं मिलेगा। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। लोकसभा निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष। 2-3 बार बोलो। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष। इस प्रस्ताव का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? देखोगे ना, एक एक सवाल में मैंने 4-4, 5-5 सवाल करवा दिए हैं, और ये थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना भाई इस वीडियो को। बहुत मेहनत लगी है कसम से, 3-4 घंटे तो कंटेंट बनाने में लग गए, और अब इसको शूट करूँगा 1 घंटा तो उसमें लग जाएगा। तो ये इस वीडियो के पीछे मेरी 5 घंटे की मेहनत है। तो आप 1 घंटा निकाल के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तो मज़ा आ जाएगा कसम से आपको। आप बोलोगे भाई मन खुश कर दिया तुमने। ऐश प्रस्ता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ऐश प्रस्ता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया? ऐश प्रस्ता का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 में क्या है भाई? अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 के तहत क्या किया गया? उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 21 में क्या दे रखा है भाई? अनुच्छेद 21 में दे रखा है आपको जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट सवाल देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु क्या है भाई? जो सुप्रीम कोर्ट की CJI है उसकी रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। कितनी है भाई रिटायरमेंट की आयु? 65 वर्ष है। देखो ये पूछ लेगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी सवाल लड़का नहीं लेके आया हूँ, सेम एग्जाम में छपने वाले सवाल है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु पूछ रहा है क्या है? तो 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जब भी मुख्य न्यायाधीश की पूछे तो क्या आ जाएगा? रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष। और जब पूछे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति कब हो जाती है भाई? 62 वर्ष के होते हैं तब। याद रखना सुप्रीम कोर्ट क्या है? उच्च है, उच्च मतलब ऊंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट की आयु कितनी है? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट की आयु कितनी है भाई? हाई कोर्ट से रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 62 वर्ष। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल लड़का नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सवाल मेरे भाई यहाँ देखो, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कब कर दिया गया? योजना आयोग का नाम जो है वो बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। देखो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष? भारत का प्रधानमंत्री। तो पहले नीति आयोग का पहले नाम पूछ ले क्या था? तो योजना आयोग था। तो कब योजना आयोग का नाम बदल के कब नीति आयोग कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को ये काम कर दिया गया। नेक्स्ट पूछेगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी है? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। याद रखना, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है भाई कि संविधान के किस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाया जाता है मेरे लाडले भाई? अनुच्छेद 352 के तहत क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। राज्य का संवैधानिक तंत्र है जब विफल हो जाता है तो क्या है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या लगाता है भाई? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है। अनुच्छेद 360 में क्या है भाई? वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। भारत में आज तक भी क्या है? वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आर्थिक संकट आया नहीं है कभी भारत में इतना बड़ा। नेक्स्ट देखो, भारत संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल खर्च कितना दे रखा है? लगभग 64 लाख रुपए। भारत के संविधान को बनने में कितना खर्च आया था? कुल खर्च 64 लाख रुपए। अगर आपसे पूछ ले प्रॉपर बताओ तो प्रॉपर देखो, 63,97,729 रुपये ये है। तो इसको अप्रोक्स में कर दिया कितना? 64 लाख रुपए बता देते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। बहुत मेहनत से बना के लाया हूँ भाई, एक एक चीज़ उठाई है मैंने, अपने खुद के नोट्स पूरे खोड़ दिए मैंने इसके लिए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है भाई? भीमराव अम्बेडकर। कौन सी है भाई ये प्रारूप समिति? जब संविधान बना था ना उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट पूछ ले, वर्तमान में भारतीयों को
कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। तो 7 थे, अब कितने हैं? अब पूछ ले तो 6 हैं, अब 6 हैं। तो संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। तो फिर संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया भाई? कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, और अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखो थ्योरी भाई कि पहले 7 थे। 44वें संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटाकर एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया था। याद रखना किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आपका तो मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन 1978 के तहत ये हुआ था। नेक्स्ट देखो, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीनों का अंतर हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंतर हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का हो सकता है। कितना अंतर हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है, क्योंकि संसद के 2 सत्र तो बुलाने कंपलसरी है ही हैं। नेक्स्ट देखो, 15 सवाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुना गया? तो कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भाई? 2 बार चुनने वाले राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे, प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें 2 बार क्या है लगातार कार्यकाल के लिए चुना गया था, 2 बार लगातार कार्यकाल के लिए चुना गया था। नेक्स्ट सवाल देखो, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जब भी आपसे पूछे तो याद रखना GV मावलंकर। GV मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले कौन थे? तो GV मावलंकर। GV मावलंकर, मेरे साथ साथ बोलो GV मावलंकर। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार आर्मी में पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अब की बार भी पूछा जाएगा, किसकी शिफ्ट में आए पता नहीं, लिख लेना, लॉक कर दो। 2026 में ये सवाल 100% पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। ये भी सवाल 100% पूछा जाएगा, किसकी शिफ्ट में आए पता नहीं है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था? तो किस अनुच्छेद को कहा था और क्यों कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था भाई भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय। मेरे साथ साथ बोलो, अनुच्छेद 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 क्या है भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब आपका जब भी मौलिक अधिकारों का हनन हो, फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, उनका हनन हो, तो आप कहाँ जा सकते हो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये कौन सा अनुच्छेद आपको अनुमति देता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है भाई? संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। इससे भी ज़रूरी बात है, ये पूछेगा कि क्या वित्तीय आपातकाल कभी लगा है? तो आप बोलो नहीं, एक बार भी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा पाए हैं, लगा ही नहीं है, लगाएंगे क्यों? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट देखो मेरे लाडले भाई, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई है और किस भाग से? तो संविधान में जब भी कोई संशोधन होगा ना, तो किस अनुच्छेद के तहत, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भाग 20। अनुच्छेद 368 भाग 20 याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल, एक भी सवाल लड़का नहीं लाया हूँ। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट देखो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है भाई मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं भाई? जो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको कौन करवाते हैं? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, उनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि कैसे चुनाव होंगे, उनको कौन मुख्य चुनाव आयुक्त ही क्या है, ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? ज्ञानेश कुमार। ये पूछेगा वर्तमान में। ये सारे सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से भी एक ना एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जब भी आपसे पूछे, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। BCCI का अध्यक्ष कौन है भाई? BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मिन्हास। BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मिन्हास। BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मिन्हास। नेक्स्ट बोलो, उपराष्ट्रपति कौन है?
तो सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट पूछ ले राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट पूछ रखा है यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, तो अजय कुमार, अजय कुमार, यूपीएससी अध्यक्ष अजय कुमार। वर्तमान में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मीना, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, यूपीएससी का अध्यक्ष अजय कुमार। नेक्स्ट सवाल देखो, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है ना, नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति, उसी प्रकार स्टेट में राज्यपाल होता है। तो लगभग इनकी योग्यताएं क्या है, सेम है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष, तो राज्यपाल बनने के लिए भी आयु 35 वर्ष हो जाएगी। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है भाई, 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नियुक्ति से पूछा जाएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट सवाल देखो, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। आरटीआई एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इससे आप क्या है, जो भी कानूनी काम है उसकी आप जानकारी मांग सकते हो कि इसमें कितना खर्चा आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसकी जानकारी मांग सकते हो। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार है आपके पास। कब आया था ये, 2005 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था भाई, भ्रष्टाचार को कम करना, भ्रष्टाचार को कम करना। नेक्स्ट देखो, हमारे राष्ट्रगान जनगण मन को संवैधानिक सभा द्वारा आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। तो जनगण मन क्या है, अपना राष्ट्रगान है। जनगण मन क्या है, अपना राष्ट्रगान है। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। ये क्या है भाई, अपना राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत पूछ रहे, वंदे मातरम, इसको भी कब अपनाया गया था भाई, 24 जनवरी 1950 को ये भी अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवालों पे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। नेक्स्ट देखो, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन तो है नहीं कोई, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कब गठित हुआ, 1953 में। किस भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो किस अनुसूची में आपका राजभाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है भाई, राजभाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है, राजभाषाओं का उल्लेख है। तो मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं भाई, 14 भाषाएं हैं। मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं, 14 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। किस अनुसूची में है भाई ये भाषाएं, 8वीं अनुसूची में है। तो मूल रूप से मान्यता प्राप्त पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हो गई। 9वीं अनुसूची में क्या है भाई, 9वीं अनुसूची में क्या है भाई, भूमि सुधार पूछ लेगा। भूमि सुधार किस अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है भाई, दल बदल पर रोक 10वीं अनुसूची में। किसके तहत, 52वें संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये शायद प्रथम संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार और वह भाषा कहाँ से ली गई है। तो भारतीय प्रस्तावना का जो विचार है और भाषा दोनों अलग अलग जगह से लिए गए हैं। प्रस्तावना का विचार यानी हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है। ये प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, भाग 3 को क्या है, मौलिक अधिकार को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया और किस संशोधन के तहत। तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन 2002 के तहत, वर्ष 2002 में 86वें संशोधन के तहत क्या किया गया भाई, मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, क्या कहा गया भाई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो हमने पढ़ लिया था। तो चलो नीचे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने लागू की थी। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने लागू करी थी, तो राजस्थान ने लागू करी थी। राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, एक त्रिस्तरीय ये व्यवस्था थी।
कहाँ पे लागू हुई? नागौर जिले में 1959 में, नागौर जिले में 1959 में। नेक्स्ट देखो, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सबसे लंबा रहा है। राष्ट्रपति पूछ ले किस राष्ट्रपति का लंबा रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का। कितना रहा है भाई? 1950 से 1962, ये राष्ट्रपति का है। लेकिन अब पूछ रहा है किस प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री क्या है, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद पर क्या है भाई सबसे ज़्यादा साल बिताए। तो कितने साल बिताए? 16 साल और 286 दिन बिताए। 16 साल और 286 दिन बताए, 16 साल और 286 दिन बिताए। पीएम के पद पे सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले व्यक्ति कौन है भाई भारत में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 साल 286 दिन बिताए। और पद पर मरने वाले, प्रधानमंत्री के पद पर थे तभी इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो वो भी पहले नंबर वाले पीएम है ये। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखना कि सबसे लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ये याद मत रखना चाहिए 16 साल 286 दिन, ये तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिख के कि आपको लगे कि हाँ भाई थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है क्या है सबसे लंबा कार्यकाल, प्रधानमंत्री पद का क्या है सबसे लंबा कार्यकाल रहा। और पद पर मरने वाले क्या है? पहले पीएम है। नेक्स्ट देखो, संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा, यानी कि उच्च सदन को कभी भी क्या है भंग नहीं किया जा सकता। इसके लोगों का कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 वर्ष होता है। इसमें काम करने वाले लोगों का क्या है? 6 वर्ष कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? जब राष्ट्रपति भी नहीं हो, राष्ट्रपति की भी मतलब मृत्यु हो जाए मान लो, और उपराष्ट्रपति की, दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई, एक ही दिन हो गई, होता नहीं है, हो गई मान लो, तो दोनों का क्या पद क्या हो गया? खाली हो गया। तो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही क्या बनता है? कार्यवाहक न्यायाधीश बनता है। नेक्स्ट सवाल देखो कि भारत में राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको बताया था कि जैसे सेंटर में कौन है? राष्ट्रपति है। वैसे ही राज्य में कौन है? राज्यपाल है। राष्ट्रपति क्या है भाई? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वैसे ही राज्यपाल किसकी नियुक्ति कर देगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देगा। तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? उसी राज्य का राज्यपाल करता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो भाई, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो किस संशोधन को भाई मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संशोधन 1976। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बार बार इनको रिवीजन कर लेना इनका। तो 42वें संशोधन 1976 को क्या है भाई? मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसी के तहत क्या है? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। किस अनुच्छेद के तहत भाई? प्रस्तावना किस संशोधन के तहत? 42वें संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो भाई याद रखना किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संशोधन 1976 को, 42वें संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा का सत्र चलाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति, यानी कोरम को क्या कहते हैं? गणपूर्ति। कितने सदस्यों का जो आना आवश्यक है लोकसभा का सत्र चलाने के लिए? 1/10, यानी कि 10% आदमियों का क्या है? आना जरूरी है, लोगों का आना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, भारत में पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल कब लगाया गया था? तो पहली बार भारत में राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा था? 1962 में, भारत और चीन के युद्ध के समय। पहली बार पूछेगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा था? तो 1962 में, भारत चीन के युद्ध के समय। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि भारत क्या है? भारत में क्या कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? तो वह बोला नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 360 में है। नेक्स्ट देखना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? मैंने आपको बताया था कि संपत्ति के अधिकार को है मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया? कानूनी अधिकार कर दिया। अनुच्छेद 301 किस संशोधन के तहत? 44वें संशोधन 1978 के तहत। 44वें संशोधन 1978 के तहत ये काम कर दिया गया। क्या कर दिया भाई? कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पूछेगा पहले कितने अधिकार थे? 7। अब कितने मौलिक अधिकार है? 6। कौन से अधिकार को हटा दिया गया भाई? तो ये कौन सा अधिकार है भाई? संपत्ति का अधिकार ही है। मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया भाई? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 44वां संशोधन 1978 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जब भी लगाया जाएगा
तो किसके तहत लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन जब भी लगेगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वर्तमान चुनाव आयुक्त पूछे कौन है? वर्तमान चुनाव आयुक्त पूछे कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और प्रथम चुनाव आयुक्त पूछ ले तो क्या हो जाएगा भाई? सुकुमार सेन सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया भाई, धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो है मनी बिल, ये पूछेगा कहाँ पेश किया जा सकता है। ऑप्शन मिलेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो है मनी बिल केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? निम्न सदन में पेश किया जा सकता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कौन सा सदन है निम्न सदन? लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट वाले को, दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में जोड़ा गया? तो कौन सा संशोधन था? एनसीआर में जोड़ने के लिए 69वां संशोधन था एनसीआर में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का रक्षक या अभिभावक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का रक्षक या अभिभावक किसको कहा जाता है भाई? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके साथ जो भी अगर दुर्व्यवहार हो, कुछ भी हो आपके साथ, तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हो। मौलिक अधिकार को कानून सुप्रीम कोर्ट की शरण ले लेना कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है। अनुच्छेद 40 में क्या है भाई? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में क्या है? यूसीसी समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 47 में क्या है भाई? नशीले पदार्थों पर रोक, यानी चारों साथ मिलके मत जाना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 50 कहता है भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 51 क्या कहता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय शांति कहता है। अनुच्छेद 39A क्या कहता है? अनुच्छेद 39A क्या कहता है आपको? ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39D क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 39D कहता है समान कार्य के लिए क्या देना चाहिए? समान वेतन देना चाहिए। तो अनुच्छेद 39A क्या कहता है? 39A ये भी लिख लेना। 39A क्या कहता है मेरे भाई, मेरे लाडले भाई? अनुच्छेद 39A क्या कहता है ये बताओ पहले, कि राज्य क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। आपसे जो है कानूनी सहायता प्रदान करने का 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 39D में क्या लिया गया है? अनुच्छेद 39D में क्या दिया गया है? समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा? समान वेतन। अगर कोई स्त्री भी 5 ईंट उठा रही है और कोई पुरुष भी, तो उनको क्या है? समान कार्य करवा रहे हैं तो क्या है? समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 40 पे आ गए। अनुच्छेद 40 में क्या है भाई? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में क्या है भाई? सेम दिख रहे हैं तो क्या है भाई? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है भाई? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 50 मतलब 100% होती है कोई चीज़ 50-50। अनुच्छेद 50 क्या कहते हैं भाई? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या है? बंटवारा। अनुच्छेद 51 क्या कहता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 रुपये का कन्यादान करो और शांति रखो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपकी पॉलिटी के सारे सवाल खत्म होते हैं। इसके बाहर इंडियन आर्मी में पॉलिटी का एक भी सवाल नहीं आएगा। तो ये निश्चिंत होकर ये करके जाओ। अब देखते हैं भाई भारत के ज्योग्राफी से जो भी सारे सवाल पूछे जाएंगे, इससे सवाल एक भी बार नहीं आएगा, तो पूरी देखना। और भाई जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी वीडियो को लाइक कर दो। कसम से गला फट रहा है, हाथ दुख रहा है, लेकिन आपके लिए मेहनत करूँगा भाई। जब तक आज़ाद जाने जहाँ, हम करेंगे सब कुछ आपके लिए। तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। गला सूख रहा है, और ये वीडियो मैं बताऊँगा ना तो आप चौंक जाओगे कि मैं ये वीडियो कब शूट कर रहा हूँ आपके लिए। कल मुझे अपने एक दोस्त के साथ जाना है कहीं पे, उसका एग्ज़ाम दिलवाने, उसका एग्ज़ाम है तो उसके साथ जाना है। तो मैं अब ये वीडियो रात का समय दिखाऊँ, एक बार देख लो। शायद आपको दिख भी रहा होगा ऊपर से कि समय क्या हो गया। ये समय हो रहा है रात का, और तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो समझ जाओ भाई कि मेरा डेडिकेशन कहाँ है आपके लिए। तो अब आपका भी इतनी डेडिकेशन बनता है कि आप इतने ही इसी हिसाब से मेहनत करो मेरे साथ, और आपकी बार अपना सिलेक्शन पक्का करो। कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले कौन सी है? तो गंगा नदी है। तो 5525 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछ रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? सबसे लंबा बांध है भारत का। सबसे लंबा बांध पूछ ले कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी, ओडिशा। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध, महानदी, उड़ीसा। सबसे ऊंचा बांध पूछ ले टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भागीरथी नदी,
भागीरथी नदी उत्तराखंड, उत्तराखंड। समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? ये भारत की नदियाँ हैं। तो ये तो क्या है, इधर साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और इस साइड को क्या कहते हैं भाई, पश्चिम की साइड जो है इसको कहते हैं भाई आपको अरब सागर। अरब सागर नीचे क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है। नेक्स्ट देखो, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी हो जाएगा, नर्मदा और तापी। कौन सी नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और तापी। कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। समझ गए। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और अगर पूछ ले आपसे ये जैसे बार, अरे यार ओ शेरा उठ जराते फिर वही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया। इंद्राकोल, उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, सबसे उत्तरी बिंदु, अरे सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पार्शियन पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, सबसे पूर्वी बिंदु पूछ ले, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है कीबीतू। तो ये उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछ ले भारत का तो 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व पूछ ले तो 2933 किलोमीटर। मैंने बता दिया सबसे उत्तरी बिंदु। अब वो मैप जैसा पहले बन गया था वो अब मेरे शायद वो बनेगा भी नहीं। चलो ठीक ठाक बन गया। इधर क्या है, ये पूर्व दिशा है, मैंने मैप पे बताया था, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का पूछ ले, सबसे पूर्वी बिंदु पूछ ले कौन सा है तो कीबीथू, कीबीथू। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ ले, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है भाई, गुहार, गुहार मोती। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती। ये दूरी आपसे पूछ ले कि पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण पूछ ले कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने किस देश के साथ लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी किसके साथ लगती है भाई, बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है भाई, 4096 किलोमीटर लगती है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर किसके साथ लगती है, भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे छोटी सीमा कहाँ से लगती है भाई, अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य है रेड क्लिफ रेखा। और जब भी आपसे पूछे कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन, कौन सी रेखा है भाई, मैकमोहन रेखा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जो मैंने आपको चीज़ें बताई, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा लगती है, मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट सवाल देखो, कर्क रेखा किन 8 राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से, संख्या पूछ ले। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमसा जार क्या है उसकी, ठीक है, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, त्रै से त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और ये भूल गए हैं, पर से क्या था, पैसे, पैसे शायद रै से शायद राजस्थान, रै से तो राजस्थान था, और पैसे निकल गया दिमाग से, कोई बात नहीं है, ये आपकी ट्रिक थी, तो ये याद रख लेना, पिछली वाली वीडियो में करवा भी रखी है। नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछ ले तो K2 गॉडविन ऑस्टिन लगा देना, K2 गॉडविन ऑस्टिन। जब तक आपसे संपूर्ण भारत ना पूछे, आपसे पूछ रहा है ओनली भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछ ले संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी, संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, वो हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भाई कि सिक्स प्रांत यानी पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, तो ये कौन सा है, ये है भाई आपका पश्चिमी घाट, इस साइड का इलाका पश्चिमी घाट, ये क्या है, पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, इसका अन्य नाम पूछ रहा है, इसका अन्य नाम क्या है भाई, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है और किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है भाई, लद्दाख में स्थित है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलो नेक्स्ट सवाल,
नाथुला और जलेफला, याद रखना, नाथुला और जलेफला। नाथुला और जलेफला कहाँ के हैं? सिक्किम के। ये दर्रों से सवाल पूछा जाता है कई बार, तो मैं एक भी सवाल ज्योग्राफी में नहीं छोड़ के लाया हूँ, एक भी टॉपिक, सभी टॉपिक से सवाल करवाऊंगा। तो एक भी टॉपिक मत सोचना कि इससे 12 आर्मी में कुछ आएगा, तुम तो ये पढ़ जाओ बेड़ा पार है, सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गेहूँ जौ सरसों फसल किस ऋतु में बोई जाती हैं और ये कौन सी फसल है? तो सर्दियों में बोई जाती है गेहूँ जौ सरसों। और कौन सी फसल है? तो मेरे भाई ये रबी की फसल है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई, कपास बाजरा किस भाग में आते हैं? कपास और बाजरा कौन सी फसल है? तो ये भाई कौन सी फसल है? कपास बाजरा और ये कौन सी फसल है भाई? ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। और ककड़ी खीरा खरबूजा तरबूजा ये कौन सी फसल है? ये पूछेगा ककड़ी खीरा तरबूजा खरबूजा किस भाग में आते हैं? तो ये कौन सी फसल है? जायद की फसल है, जायद की। ये कौन सी फसल है भाई? ये जायद की फसल है। नेक्स्ट सवाल देखो, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है भाई? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम क्या था? रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। पूछेगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये बताओ। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। पहला याद रखना, पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। पहले नाम क्या था इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कई बार आ चुका है सवाल, फालतू टाइम वेस्ट कहीं नहीं करूँगा, एक भी सेकंड। जो सवाल आ लिया उसको छोड़ो। भोर का तारा पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार क्या है? आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। सबसे छोटा ग्रह पूछेगा बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी। नेक्स्ट देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्रम से बताओ। तो सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भाई? बैरन द्वीप है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है नदियों किनारे बसे शहर, प्रमुख शहर, और ये शहर वाला टॉपिक और ये झील वाला टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर शिफ्ट में सवाल आएगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है और कौन सी मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, सबसे लंबी झील। तो ये सवाल बार बार में पूछा जाता है भाई, तो इसको याद रखना कि गंगा नदी। अब सवाल देखो, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है, तो कितने शहर बसे गंगा नदी के किनारे? तो बहुत सारे शहर बसे हैं, कानपुर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद। तो भाई कौन सा पूछेगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कानपुर पूछा जाता है। ये पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? 2026 में ज़रूर पूछा जाएगा, किस शिफ्ट में पूछा जाए पता नहीं, कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप तो सीधा लगाना कानपुर और वहाँ से चुपचाप निकल जाना, कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गंगा और आगरा, गंगा और आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं? तो याद रखना, गंगा और आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हैं। गंगा और आगरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी बाबा की। और योगी बाबा क्या है भाई? गाय को मानते हैं, तो गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती की नदी के किनारे। यूपी वाले भाई तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा है। सरयू नदी के किनारे क्या है मेरे भाई? अयोध्या बसा है। एक दो बार फिर से रिपीट करना और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। गंगा नदी के किनारे बसे शहर कानपुर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद। कानपुर क्या है? गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। ये पूछेगा गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, तो आप क्या कर दोगे? कानपुर कर दोगे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली व आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं? तो यमुना नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो मेरे भाई सरयू नदी के किनारे। जैसे मेरे याद हो रहे हैं ना, ऐसे याद होने चाहिए। अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे और याद है, ऐसे याद कर लेना।
बस इनको मैं इस वीडियो पे 200-300 लाइक हो गए ना, 200 लाइक हो गए तो मैं इसकी PDF डाल दूंगा भाई। 200 लाइक आपने पिछली वाली पे नहीं करवाए तो इस पे 200 लाइक करवा देना। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे। सूरज क्या है? तपता है, तो सूरज ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल भी मैंने आपके लिए एक ऐसी टेबल सी बना दी है, उसमें शहर और नदी किस नदी के किनारे बसे हैं वो लिख दिया है, तो आपको वो है याद कर लेनी है, उससे भी सवाल बनेगा। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, यहाँ पे नेक्स्ट देखो, शहर का नाम और नदी का नाम आपको दे रखा है। अब अगर आपको पता है कि ये शहर इसमें है और इसमें ये नदी बहती है तो आपके लिए टॉपिक कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में नदी हुगली दिखती, क्या कर दोगे? सही जवाब कर दोगे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे, पश्चिम बंगाल। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखो, जबलपुर। जबलपुर कहाँ बसा है भाई? जबलपुर नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। जो भाई जबलपुर आपको ये पता है जबलपुर मध्य प्रदेश में है, आपको अगर जगह और ये भी पता है ना किस राज्य में है, तो उस राज्य की नदी देख लेना कौन सी है, इससे आपका ये सवाल सही हो जाएगा। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी दिख गई। अब आपको ये सवाल दे देगा कि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है, और ये आपको 4 ऑप्शन यही दे दे लगातार। तो हुगली नदी आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में है। उड़ीसा में कौन सी है? महानदी। गुजरात में है साबरमती। और जबलपुर पता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है? नर्मदा। तो नर्मदा करके निकल जाओ, समझ गए? नर्मदा करके चल जाना वहाँ से। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी भाई सुन लो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के मारना खींच के, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के कि 50-50% कर लेना। थोड़ा दिमाग तो लगाना कि सीधे तुक्के नहीं, क्योंकि तुक्कों में भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर तुक्के सही मारने हैं तो थोड़ी सी अकल ज़रूर लगाना, ठीक है। कटक पूछ ले। कटक आपको पता है उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी नदी है? महानदी। हो गया ना सही। नेक्स्ट आप देखो, अहमदाबाद मुझे पता है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, और गुजरात में एक नदी है साबरमती नदी। गुजरात की नदी है ये साबरमती नदी। नेक्स्ट पूछ ले, श्रीनगर में कौन सी नदी है? झेलम नदी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट सवाल है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है भाई? असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? असम में है। कोटा में कौन सी नदी है भाई? चंबल नदी के किनारे कोटा बसा है, राजस्थान में। समझ गए? नेक्स्ट सवाल देख लो, मतलब नेक्स्ट बाद में देखेंगे, पहले फिर से देख लो। कोलकाता मुझे पता है पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की नदी है हुगली। जबलपुर मुझे पता है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की नदी है नर्मदा नदी। कटक मुझे पता है, कटक उड़ीसा में है, उड़ीसा की नदी है महानदी। और महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ है, सबसे लंबा बांध है। बांध क्या है? बांध क्या होता है पता है? बांध क्या होता है? नदियों के पानी को रोकने के लिए डैम बनाए जाते हैं, यानी बांध बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बांध कहा जाता है डैम को। अहमदाबाद मुझे पता है गुजरात में, और गुजरात की नदी साबरमती नदी। श्रीनगर कहाँ बसा है भाई? जम्मू कश्मीर में बसा है, जम्मू कश्मीर में, तो झेलम नदी। ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी कहाँ है? असम में है, और असम में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कोटा कहाँ है? राजस्थान में है, और चंबल नदी हो जाएगा। अब ये जो सवाल है ये सभी नीचे दर्रों से संबंधित है, दर्रों से, पहाड़ियों से, झील से, मतलब ज्योग्राफी कंप्लीट है। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में एक भी सवाल नहीं पढ़ना, जो भी जिसका भी आर्मी का एग्ज़ाम है दे के आना, 1 तारीख 2 तारीख जब भी हो। ज्योग्राफी में इससे बार कुछ नहीं आएगा। तो भाई इतनी मेहनत के लिए इस वीडियो को अब तो लाइक कर दे यार, और कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा गला दुख रहा है अब, लेकिन पूरा करवा के जाऊँगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? काराकोरम दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है ये पूछ ले। काराकोरम दर्रा, लद्दाख। याद रखना, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। काराकोरम दर्रा, लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, लद्दाख। काराकोरम दर्रा, लद्दाख। नेक्स्ट देखो, गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर पहाड़ियाँ एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए गिर पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। कहाँ पे है गिर पहाड़ियाँ? गिर पहाड़ियाँ गुजरात में। गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है। गिर पहाड़ियाँ कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। अजंता की गुफाएं, अजंता पहाड़ियाँ पूछ ले। अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ पूछ ले। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में है। अब आप 2-3 बार बोलोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, गारो खासी जयंतिया मेघालय, गारो खासी जयंतिया मेघालय। हुआ याद? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। गिर पहाड़ियाँ, गिर से कैसे गुजरात और कैसे गिर, तो गिर पहाड़ियाँ गुजरात हो जाएगा याद।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। भाई मैंने सारे सवाल अपने खुद के नोट्स में से बनाए हैं, और अब देखना पॉलिटिकल का और ज्योग्राफी का कैसे धुआं उड़ाओगे पेपर में तुम। अगर इस वीडियो पे अच्छा प्यार दोगे तो मैं आपके लिए हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी की सबकी ऐसी वन शॉट लाऊंगा तगड़ी तगड़ी। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है अनाई मुड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछ ले, पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछ ले तो अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछ ले तो अरावली। लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत साउथ साइड सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। अब देखो बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। बुर्जिल कहाँ पे होते हैं भाई? बुर्जिल आदमी कहाँ पे हमला करते हैं भाई? तो बुर्जिल आदमी हमेशा जम्मू कश्मीर में हमला करते हैं, वो पाकिस्तानी है बुर्जिल, जम्मू कश्मीर में हमला करते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है बारालाचा, शिव किला और रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखने हैं बस आपको, 2-3 बार बोलना मेरे साथ, बारालाचा शिव किला रोहतांग, बारालाचा शिव किला रोहतांग, बारालाचा शिव किला रोहतांग हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा बारालाचा शिव किला रोहतांग हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो माना नीति लिपू लेक दर्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे अब की बार भी। माना नीति लिपू लेक, माना नीति लिपू लेक, माना नीति लिपू लेक उत्तराखंड, माना नीति लिपू लेक उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखो लिपू लेक दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ से है? उत्तराखंड में है। अब देखो थाल भर के कौन खाता है? थाल भर के, थाल घाट और बोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? थाल भर के कौन खाएगा? हल्का फुल्का थोड़ी खाएगा, जो महान आदमी होगा, कोई महान आदमी मेहनत करेगा वही तो क्या है, थाल भर के खाएगा। थाल घाट और बोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा मणिपुर। तुजू का कैसे याद रखेंगे? ताज से, और ताज में क्या होती है? मणि होती है, तो तुजू दर्रा कहाँ हो जाएगा? मणिपुर। ताज में क्या होती है? मणि होती है, तुजू दर्रा मणिपुर। ताज में क्या होती है? मणि होती है, तुजू दर्रा मणिपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पाल घाट और सेन कोट्टा, जब जहाँ पे भी डबल टैप मैंने दिखा, जहाँ बता दिया था, जहाँ पे भी आवृत्ति दिखी केरल मार देना सीधा, केरल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं तो केरल जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बोमेडिला और यांग्याप दीफू अरुणाचल प्रदेश, बोमेडिला यांग्याप दीफू दर्रे कहाँ पे स्थित है? बोमेडिला यांग्याप दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। थाल भर के कौन खाएगा? महान आदमी। मणि कहाँ होती है? ताज में, मणिपुर, तुजू दर्रा। पालघाट और सेनकोट्टा केरल, पालघाट और सेनकोट्टा केरल। बोमेडिला यांग्याप दीफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखो अब ताल वाली झीलें, आप झीलों से संबंधित सवाल आएंगे, तो झीलों से संबंधित सवाल करने हैं तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 99% ताल वाली झीलें कहाँ है? उत्तराखंड में है। सिर्फ 3 झीलों को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी आपको ताल दिखे तो आप ताल दिखते ही उत्तराखंड सीधा जवाब लगाना। नैनीताल, राक्षसताल, सातताल, मालाताल, देवताल, कुरपाताल उत्तराखंड में है। सिर्फ 3 ताल वालों को छोड़ के। 3 ताल कौन सी भाई? एक तो है आपकी सूरज ताल, एक है चंद्र ताल और एक है रामगढ़ ताल। तो सूरज और चंद्र क्या है? सूरज और चंद्र को कौन ले गई भाई? हिमा और आंचल, दोनों हिमा और आंचल किसके साथ ताड़ी बजा रही हैं? सूरज और चांद के साथ क्या है? ताड़ी बजा रही। सूरज और चांद के साथ हिमा और आंचल क्या है? ताड़ी बजा रही है। और उत्तर प्रदेश क्या है भाई? श्री राम जी की क्या है? अयोध्या में जन्मभूमि है, तो भाई उत्तर प्रदेश क्या है? रामगढ़ ताल झील। इसके अलावा जितने भी ताल वाली झील है उत्तराखंड में है, इन 3 को छोड़ के। तो आप क्या करना, इन 3 को याद रख लेना, बाकी सारी जो भी देंगे उत्तराखंड में हो जाएंगी। तो मैं तो इन 3 को याद करता, आपकी जगह होता तो कि सूरज और चांद को हिमाचल पकड़ के ले गई, तो सूरज ताल और चंद्र ताल क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। और उत्तर प्रदेश में क्या है भाई? रामगढ़, रामगढ़ दिखा दो। श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अभी करवाया था, सरयू नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद बसा है मेरे भाई मूसी नदी के किनारे। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है भाई? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। ये सवाल है बस। लोकतक झील कहाँ स्थित है? तो भाई लोकतक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। लोकतक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बस मेरे भाई थोड़ी सी वीडियो और बची है, और इसके बाद आपके आर्मी के एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट आपकी जो पॉलिटी और ज्योग्राफी हो जाएगी। इसके बाद आप कुछ देखना, आपको कुछ नहीं देखना। इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उस प्रैक्टिस सेट में आप गर्दा उड़ाओगे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में। अगर इस वीडियो को भी अच्छा प्यार दोगे तो मैं भाई नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा, चाहे रात दिन एक कर ही पढ़ो लेकिन आपका एग्ज़ाम निकलवाऊँगा। अब मुझे पता है जैसे मैंने एक मिनट रुको।
अब जैसे भाई मुझे पता है, मैंने देखा कि जितने भी ताल वाड़ी हैं सारी उत्तराखंड में मिलेंगी, सिर्फ सूरज ताल और चंद्रताल और रामगढ़ ताल को छोड़ के। तो मैंने वो रामगढ़ ताल, चंद्रताल और सूरज ताल हिमाचल में हो गई और रामगढ़ ताल मेरी उत्तर प्रदेश में हो गई। बाकी ताल कहाँ हो जाएगी? उत्तराखंड में। जैसे इसीलिए नाग की ट्रिक है, जहाँ पे भी नाग और विष दिखे तो जम्मू कश्मीर में, वैरी नाग, अनंतनाग, शेष नाग, और इसमें एक और है विशन, ऐसे कुछ। तो और ये डल और वुल्लर, ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही है। ट्रिक क्या है? नाग, जहाँ पे भी नाग दिखे जम्मू कश्मीर, शेष नाग, अनंतनाग, जो भी नाग दिखे जम्मू कश्मीर में कर देना। अब देखो डल झील को क्या कहते हैं, ये पूछेगा सीधा देखे। श्रीनगर का गहना किसे कहते हैं? तो डल झील को ही क्या है भाई? श्रीनगर का गहना कहते हैं। डल झील को क्या कहते हैं मेरे भाई? श्रीनगर का गहना कहते हैं। डल झील को क्या कहते हैं? श्रीनगर का गहना कहते हैं। डल झील को क्या कहते हैं? श्रीनगर का गहना कहते हैं। वुल्लर झील क्या है भाई? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पूछेगा 100%, किसकी शिफ्ट में है पता नहीं। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। तो मीठे पानी की झील वुल्लर झील। वुल्लर को कैसे याद रखना है? कुल्लर का पानी आपने पिया है? ठीक होगा, पीना मत है। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, ठंडा ठंडा होता है तो मज़ा आता है, तो भाई मीठा लगता है, ऐसे याद रखना। मीठा लगता है, ठंडा ठंडा होता है, तो इसका पानी भाई वुल्लर को कैसे याद रख लो? कुल्लर से याद रख लो। मीठा पानी कुल्लर, वुल्लर झील कुल्लर। ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ ले, चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील जब भी पूछे, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील पूछे तो सांबर झील पे चले जाना। कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। सांबर झील कहाँ पे? राजस्थान में है। सबसे लंबी झील पूछ ले, वेमनाड झील है। कहाँ पे है ये? केरल पे है। वेमनाड झील कहाँ है भाई? केरल में है। अब बताओ भाई, झील वाले से मैं क्या क्या याद रखूँ? झील मैंने आपको बताई, वुल्लर झील याद रखना, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील याद रखना, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद याद रखना आप मेरे भाई, सबसे बड़ी लंबी झील, सबसे लंबी झील याद रखना। तो लंबी झील कौन सी है? वेमनाड झील है। सबसे लंबी झील कौन सी है? वेमनाड झील है। और अंतःस्थलीय झील पूछ ले, अंतःस्थलीय झील कौन पूछ ले तो क्या हो जाएगा? अंतःस्थलीय झील आपकी हो जाएगी सांबर झील, सांबर झील हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो, पुलिकट कोलेरू झील स्थित है। तो पुलिकट और कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? पुलिकट। सबको क्या करते हैं भाई? कोल कट कर देते हैं, कोल कट कर देते हैं। और क्या कहते हैं? अभी अंधा है क्या? मेरे पास बार बार क्यों कॉल कर रहा है? सब कोल कट कर देते हैं अंधे आदमी को बोल के। ठीक है, आदमी को अंधा बोल के क्या कर देते हैं? कोल कट कर देते हैं अंधा बोल के। तो कोल कट कर देते हैं अंधा बोल के। झील की स्थिति आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुदी। वेम्बनाड सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। मनुष्य क्या है? नाड़ मतलब गर्दन लंबी होती है, तो वेम्बनाड झील क्या है? लंबी है। पेरियार और अष्टमुदी कहाँ पे है? ये भी केरल में है। तो भाई अब बताना कि आपका पॉलिटिकल का और पॉलिटी और ज्योग्राफी का ये सेट कैसा लगा। इसके बाद भाई इसमें कुछ पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना। कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट ज्योग्राफी इससे हो गई है। इसके बाद सिर्फ आपके अब नंबर ही नंबर बढ़ने वाले हैं, इससे दमादम बढ़िया नंबर बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन। अब फाइनली बोल रहा हूँ भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया हो जिस भाई ने, लाइक किया करो यार भाई। इतने भाई देखते हैं, सारे भाई लाइक करेंगे ना तो अच्छे से लाइक बढ़ेंगे और अपन भी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो तो, और भाई अच्छे लोगों तक पहुँचाओ। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना यार, शेयर ज़रूर कर देना। जिस भाई की आखिरी भर्ती हो, कम से कम उस भाई तक तो ये वीडियो पहुँचा देना। आखिरी भर्ती वालों तक तो पहुँचा ही सकते हो, इतनी तो दया रखते ही होगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता। कमेंट बॉक्स में बताना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आए, कौन सी सब्जेक्ट लेके आए, किस पे लेके आए, ऐसी वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता भाइयों।